अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब ने एक और बड़ी गिरफ्तारी कर ली। एक और रुकने असेंबली और पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रात ये खबरें सामने आई कि चेयरमैन नैब ने फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और फिर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने फरियाल तालपुर के घर को सब जेल करार दे दिया है और अब उन्हें रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब एलामिये के मुताबिक एमपीए फरियाल तालपुर को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। वो हुक्म थानी अपने घर में कैद रहेंगी। उनकी इज्जत नफ्स का पहले भी एहतराम रखा गया है और आइंदा भी इसका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। फरियाल तालपुर नवाबशाह से रुकने सिंध असेंबली हैं, उनके खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है। जाली अकाउंट्स केस की पहली एफआईआर जो कराची में एफआईए ने दर्ज की, उसमें उनका नाम था। उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी कंपनी के अकाउंट्स में जाली अकाउंट से पैसे आए। फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जेआईटी बनी, जिसके सामने फरियाल तालपुर भी पेश हुई। मजीद तहकीकात हुई और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुंतकिल हो गया। यहाँ भी फरियाल तालपुर अदालत के सामने पेश होती रही, मगर पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इसी दिन नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया था। मगर फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेश किया गया, मगर फरियाल तालपुर पेश नहीं हुए। समाअत के दौरान मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद को कराची की जेल से पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और चीफ सेक्रेटरी सिंध को शो कॉज नोटिस भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। नैब ने अदालत को बताया कि 3 मुल्जिमान किरण अमान, नौरीन सुल्तान और अकील शाह की वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्तें अभी मंजूर नहीं हुई। 2 मुल्जिमान नासिर अब्दुल्ला और आजम वजीर के रेड वारंट के लिए वजारत दाखिला से रुजू किया गया है। अदालत ने मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म दिया और समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा नैब ने आज अदालत से दरख्वास्त की कि वह आसिफ जरदारी से ज्वाइंट वेंचर केस में तफ्तीश करना चाहते हैं। अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर की और साबिक सदर से तफ्तीश की इजाज़त दे दी। आज आसिफ जरदारी ने अदालत में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत भी की। साबिक सदर से पूछा गया कि फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने से मुतालिक भी खबरें चल रही हैं, तो आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि फरियाल तालपुर एक बहादुर खातून है। फरियाल तालपुर इन वारंट से डरने वाली नहीं। फरियाल तालपुर भी इन केसेस का मुकाबला करेंगी। केसेस हमारे लिए नई बात नहीं है। गैर रस्मी बातचीत करते हुए साबिक सदर ने कहा कि इमरान खान अगर 1947 से कमीशन नहीं बनाना चाहता तो पिछले 20 साल का तो बना दें। इमरान खान अगर बहुत पुरानों की पगड़ियाँ नहीं उछालना चाहता तो मुशर्रफ के दौर से तो शुरू करे। आसिफ जरदारी ने कहा कि बजट की मंजूरी का इन्हिसार अख्तर मैंगल पर है कि वो कहाँ बैठते हैं। इमरान खान ने कैसे कहा कि मुल्क मुस्तहकम हो गया, क्या लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान कुछ भी कहते रहते हैं। इमरान खान ने तो पहले कहा था कि खुद को गोली मार लूंगा, सियासत में नहीं जाऊंगा, फिर कहा कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान खान अगर मेरा मशवरा माने तो इस्तीफा दे और घर जाए। आज आसिफ जरदारी की पेशी के कुछ ही देर बाद फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने इस गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए इसकी मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत नैब पर दबाव डालकर अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला काफ़ी देर से पाकिस्तान में चल रहा है। फरियाल तालपुर साहिबा को नैब ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। क्या क्या हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है नैब को प्रेशराइज करने के लिए, नैब का हाथ को फोर्स करने के लिए और अपने सियासी मुखालिफिन को टारगेट या निशाना बनाने के लिए। जब नैब चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था, जहां जिक्र हुआ कि अगर नैब ऑपोजिशन के एलाइज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो ये हुकूमत गिर जाएगी। फ़ौरन उसके बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर से नैब चेयरमैन के खिलाफ साजिश करवाया गया और आज तक उस साजिश के खिलाफ ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो ये ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स एजाज शाह के पुराने टैक्टिक्स हैं। एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, मगर मुल्क की सियासत में दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत ये चाहती है कि तासुर कायम हो जाए कि अपोजिशन इसलिए एहतजाज कर रही है कि उनकी चोरी को क्यों पकड़ा जा रहा है, जबकि अपोजिशन ये चाहती है कि ये तासुर कायम हो जाए। क्या एहतजाज गिरफ्तारियों की वजह से नहीं बल्कि अवामी मसाइल की वजह से हो रहा है। दोनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि उन्हें गिरफ्तारियों पर कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हुकूमत अवाम का मुआशी कत्ल करेगी तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। ये कहता है
मैंने इनका क्या बिगाड़ा? आपने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आपने मेरा वालिद को जेल में रखा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आपने आज भी मेरे पपी को जेल में रखा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप मेरा अवाम का मुआशी कत्ल कर रहे हो, आप मेरे गरीबों का मुआशी कत्ल कर रहे हो, उसका मेरा तकलीफ है और उस पर हम खामोश नहीं बैठे। जबकि आज मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि ओपोजिशन मुजरिमों को बचाने के लिए असेंबली को इस्तेमाल कर रही है ताकि तफ्तीश मुतासिर हो। असेंबली सेशंस को इस्तेमाल किया जाता है मुजरिमों को बचाने के लिए। ये जो दोनों के पापा जेलों में हैं, इन पापाओं को बाहर लाने के लिए, रिमांड से बचाने के लिए असेंबली का इजलास जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर साहब जो है उनको दबाव डाला जाता है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें ताकि तफ्तीश मुकम्मल ना हो। यह है हुकूमत और अपोजिशन का बयानिया। दोनों अपने अपने बयानिए को रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बजट पर बहस के बाद वो अवामी राब्ता प्रोग्राम सामने लाएंगे। हुकूमत गिरा सकते हैं मगर नहीं गिराएंगे। दीगर जमातों को भी समझाएंगे कि पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर ना हो। अगर बजट मंजूर हुआ तो इत्तेहादी जमातों को भी अवाम को जवाब देना होगा। फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी पर नून लीग का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि सियासी मुखालिफों की बहनें बेटियां जेलों, हवालातों और झूठे और इंतकामी मुकदमात की नज़र सिर्फ एक मुकद्दस और मासूम बहन अलीमा खान है जो एतराफ़ जुर्म करके भी किसी ज़रिया मुआश के बिना ज़रिया मुआश के अरबों के असासे साबित होने पर जुर्माना भर के कानून के कटहरे में खड़ा करके उसका मजाक उड़ाकर चलती बनी। क्या बात है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि बिल्कुल अपने पाकबाज भाई की तरह जो ना ख़ानदानी रईस है ना उसका कोई मालूम ज़रिया आमदनी है, मगर 300 केनाल के घर में शाहाना ज़िंदगी गुजारता है और हर कानून से बालातर है। ये इस वक्त अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे पर कर रही है, कारकर्दगी पर भी बात हो रही है, करप्शन के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। सईद गनी साहब सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, जब ज़रदारी साहब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त तो लग रहा था कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फरियाल तालपुर साहिबा की भी गिरफ्तारी हो गई है। जो चेयरमैन नैब का इंटरव्यू था उससे लगा, जिसका उन्होंने डिनाइल तो दे दिया मगर फैक्ट उसी के मुताबिक होते आए कि फरियाल तालपुर साहिबा शायद ना गिरफ्तार हो खातून होने की वजह से, मगर आज हो गई। तो स्ट्रैटेजी आपकी वही होगी जो ज़रदारी साहब के गिरफ्तार होने के बाद थी, या कोई तब्दीली आएगी फरियाल तालपुर साहिबा के गिरफ्तार होने के बाद? शाहज़ेब, ये बात तो ठीक है कि फरियाल तालपुर साहिबा कभी इस तरह मुकदमात में गिरफ़्तार पहले नहीं हुई, लेकिन जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तकरीबन आज कोई 20-25 साल उनको हो गए हैं, तो उन्होंने भी बहुत सख्त हालात देखे हैं। और एक वक्त वो भी था कि उनके वालिद भी, उनके भाई भी, उनके शौहर भी तीनों जेल में रहे और वो अकेली जो हैं वो उनके मुकदमात को लड़ती रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी गिरफ़्तारी से कोई उनके हौसले टूटने वाले हैं, लेकिन शायद एक हथकंडा ये हो सकता है कि उनको गिरफ़्तार करके आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर कोई जो है वो दबाव डाला जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि ये पहले से हमें अंदाज़ा था, इम्कान था इस बात का, तो शायद मेंटली तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी और फरियाल तालपुर साहिबा भी इसके लिए तैयार थी। और बहरहाल हम मुकदमात का सामना करेंगे अदालतों में, और मुझे तो चूँकि बहुत सारा पता है मुकदमात का जो उनके ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, मैं 100% मुतमईन हूँ कि अदालतों ने इंसाफ किया और उनके सामने जब सारे हक़ाइक़ आएंगे तो ये नैब को भी रुसवाई होगी और मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है उनको भी रुसवाई होगी। सब अगर हक़ाइक़ आपके सामने हैं और आपको हक़ाइक़ का पता है तो हक़ाइक़ के साथ मीडिया पर दिफा नहीं करते। ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ना आसिफ ज़रदारी साहब खुद, ना आप लोग वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, नैब कॉम्प्रोमाइज्ड है ये बात करते हैं। अगर आपने देखे हैं हक़ाइक़ तो अवाम को बताएं हक़ाइक़। अब मीडिया पर नहीं बता पा रहे, अदालत को बताने के लिए हैं आपके पास हक़ाइक़, क्योंकि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है आप लोगों के पास जो आप लोगों पर इल्ज़ामात है उसका। नहीं, देखें, ये जो केस है, ज़ाहिर है जो वकील जिस अंदाज से केस तैयार करता है वो मुख्तलिफ होता है। मैं जिस अंदाज में आपके सामने बात करूँगा वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। लेकिन चूँकि मुझे पता है और आपको भी कुछ चीज़ें इल्म में ज़रूर हैं, आप काफ़ी इस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं कि ये जो जाली अकाउंट्स का केस था उसके अंदर कोई पहले तो 14 अरब और फिर पता नहीं 4-5 अरब और उससे सुकड़ते ये ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर 2 चेक्स हैं जो 1.5 करोड़ के हैं। वो कहते हैं जी उन अकाउंट्स में से इधर आए हैं, इनके अकाउंट्स में।
मैं ये बता दूं कि ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक रजिस्टर्ड कंपनी है। SCCP के साथ भी उसके सारे जो एनुअल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शेयर होते हैं। FBR में इनके एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो छुपाई जा सके, उनकी हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई इंतहाई बेवकूफ़ तरीन आदमी होगा कि कोई जाली अकाउंट से पैसे किसी अपने ऐसे अकाउंट में मंगवाए जिसकी हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है और क्रॉस चेक के ज़रिए सारी पेमेंट्स होती हैं। तो ये उन अकाउंट से आए ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ना आसिफ अली जरदारी साहब को, चूँकि उनका तो ताल्लुक ही नहीं बनता, अदी फरियाद तालपुर साहब चूँकि उनकी सिग्नेटरी हैं, तो ना उनको ये पता था कि ये कोई अकाउंट फेक हैं या किसी और के नाम पर चल रहे हैं। जिनके अकाउंट हैं वो उसको ओन करते हैं, उन अकाउंट से पैसे आएँ वो भी किसी ख़ास मद में आएँ, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन इल्ज़ामात पर अगर आप आसिफ अली जरदारी जो साबिक़ सदर हैं उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, उनकी सिस्टर जो MP हैं उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि जाली अकाउंट से कोई इनके अकाउंट में पैसे आए थे। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का यार किसको नहीं पता केस शाहजेब, उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की, उन पर साबित हुई, उन्होंने जुर्माने भरे, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें सामने आईं। उस पर नैब नहीं पूछता उनसे कि भाई ये तुमने अपने नौकरों के नाम पे जो अकाउंट खुलवाए थे उनमें करोड़ों रुपए कैसे आ गए। हमारा एतराज़ ये है भाई हमसे पूछना है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हमारे ऊपर साबित होता है, सज़ाएँ दे दो। लेकिन उसी कानून के तहत अगर परवेज़ खटक का नाम आता है, परवेज़ इलाही का नाम आता है, असद कैसर का नाम आता है, खुसरो बख्तियार का नाम आता है, इनके और लीडर्स के नाम आते हैं, उस पर जो है वो बिल्कुल चुप सूख जाती है, नैब को उस तरफ इनके पर जलते हैं जाते। ज़रा आपका एक एतराज़ है मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, और आपके एतराज़ पर सवाल नहीं कर रहा, आपके नैरेटिव पर सवाल हो रहा है कि हुकूमत की वाज़ेह तौर पर कोशिश है कि ये नैरेटिव बिल्ड हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़, आप सब इसलिए बोलते हैं ताकि वो शरीफ ख़ानदान को बचा लें, आप लोग जरदारी ख़ानदान को बचा लें। तो ये नैरेटिव जीतेगा या आप लोगों का कि हम ये सब इसलिए नहीं करते हैं, हम तो इसलिए करते हैं कि हम आवाम को इस हुकूमत की महंगाई और मुआशी पॉलिसीज़ से बचा लें। तो किसका नैरेटिव जीतेगा, उनका या आपका? नहीं, मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो गिरफ्तारियाँ ऐसे दिनों में की गई हैं जब ये बजट के आसपास हुई हैं सारी, उसका एक बुनियादी सबब हमें तो यकीन है यही है कि जो कुछ इन्होंने पिछले 10-11 महीने में इस मुल्क के लोगों के साथ किया है, और आप किसी शख्स से पूछ लें, गरीब से गरीब आदमी हो या बिजनेसमैन हो, कोई आदमी जिस शोबे से वाबस्ता उससे पूछ लें, बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी उन्होंने पूरे मुल्क की मईशत की। लेकिन जो बजट वो लेकर आए, उस बजट में IMF के साथ जो उनका मुआहदा हुआ, उसकी वजह से लोगों की जो रही सही थोड़ी बहुत अगर सांस लेने से थे तो वो भी निकाल के रख दिए। बुनियादी मकसद ये है कि इस बजट के ऊपर और जो मुआशी दहशतगर्दी PTI इस मुल्क में लोगों के साथ कर रही है उस पर लोगों की तवज्जो ना हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी पे, तो हमजा शहबाज की गिरफ़्तारी पे, तो फरियाद तालपुर की गिरफ़्तारी पे और उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उस पर बहस होती रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम लोग अपने लीडर्स की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हम लोगों के जो जुल्म हो रहा है उनके साथ जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते हैं, उस पर एहतजाज करना चाहते हैं, उस पर लोगों से रब्ता करना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला तो लोगों ने करना है ना। शाहजेब हुकूमत कुछ भी कह ले, जो इस मुल्क के करोड़ों लोग उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मुतासिर हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं, गरीब आदमी तो मर गया, लिटरली मर गया है, जो मिडिल क्लास थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है इस मुल्क के अंदर से। तो वो तो फैसला कर सकते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो भाई, बिलावल साहब ने तो खुद कहा कि अगर आप आवाम दोस्त बजट ले आते हो, आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेकर आ जाते हो, तो मैं उस बजट को मंजूर कराने में आपकी मदद करूँगा। आपने आसिफ अली जरदारी को पकड़ लिया, मुझे भी पकड़ लो, लेकिन कम अज़ कम आवाम को तो रिलीफ दो ना कोई। लेकिन अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलती और ये समझते हैं कि इन गिरफ्तारियों की वजह से हम खामोश होकर बैठ जाएंगे या हम खौफजदा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम ठीक है जो कानूनी जंग अदालतों में लड़ेंगे, लेकिन हम इस मुल्क के आवाम को ये बताएंगे कि जब हम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके इशूज़ पर बात करना चाहते हैं, उनके हुकूक पर बात करना चाहते हैं, तो ये हुकूमत किस तरह से ओछे हथकंडे इख्तियार करती है और अपने जो आवाज़ आवाम के साथ नहीं उठती है उसको दबाने की कोशिश करती है। कहा कि जहनी तौर पर फरियाद तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी के लिए भी आप लोग तैयार थे, और किस किस के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं आप? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं, उनका मुतबादिल भी सोच चुके हैं। किस किस बात के लिए तैयार हैं, किस किस गिरफ्तारी के लिए? शायद देखिए, जब आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ़्तार हो जाएँ और फरियाद तालपुर साहब गिरफ़्तार हो जाएँ तो फिर इस हुकूमत से, इस नैब से तो कोई बैद नहीं है। हमने तो ये बिल्कुल महसूस कर लिया है 100% कि ये हुकूमत जिसको चाहेगी नैब के ज़रिए गिरफ़्तार करवा लेगी। अब उसमें शायद मैं भी आ जाऊं, कोई और भी आ जाए, जिसको चाहे जिस कानून में गिरफ़्तार कर लें। आपने वो FIR पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के ख़िलाफ़ काटी गई है। मतलब अजीब बेतुकी किस्म की FIR काट दी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो ख़ुद हंसते हुए अपनी मर्ज़ी से जब उनको बुलाया गया कि गिरफ़्तारी के लिए जाना है तो वो चले गए। इल्ज़ाम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पे ये लगा कि वो कुछ लोगों के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी को नैब की हिरासत से छुड़वाना चाहते थे।
और उन पर एफ काट दी। जुर्म सिर्फ ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ को जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो है वो तर्जुमान है और वो बात करता है जो चेयरमैन साहब करना चाहते हैं। अब इस तरह अगर देखें ना, घटिया FIRs काट के हथकंडे इस्तेमाल करके आप लोगों की ज़बाबंदी करना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई उनका मकसद हासिल होगा। पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का जो मिजाज है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो मिजाज है, हम इस किस्म के दबाव में शायद ज़्यादा खुलकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये हम साबित करेंगे। और वो जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम में से हर आदमी ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार है कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुकूमत कर सकती है। रियाज सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये बयानिया है कि नैब को इस्तेमाल कर रही है हुकूमत और ये सब काम कर रही है। एक तरफ अपोजिशन का बयानिया है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, दो बयानिए हैं, आपके ख्याल में किसका बयानिया जीत रहा है? अपोजिशन का कि ये हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है अपनी बुरी कारकर्दगी को छुपाने के लिए, या फिर हुकूमत का कि ये हमारी कारकर्दगी की और आवाम की इनको फिक्र नहीं है, अपने जो करप्शन है उसको बचाने के लिए सब कर रहे हैं? देखिए, जो मैं बतौर एक सहाफ़ी के पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, हुकूमत की अपोजिशन की जो परफॉर्मेंस होती है, उसको मैं जो पिछली 3 दहाइयों से देख रहा हूँ, तो ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो बजट इजलास को चलाने में सीरियस दिखाई नहीं देती। क्योंकि बजट इजलास को चलाना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको पाया तकमील तक पहुँचाना और बजट मंजूर करवाना, ये हर हुकूमत की एक प्रायोरिटी होती है। उसके लिए हुकूमत जो होती है वो बहुत कंप्रोमाइज़ करती है, अपोजिशन के साथ बातचीत करती है, अपोजिशन को बहुत सी स्पेस भी देती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बजट इजलास शुरू होता है, जिस दिन बजट पेश होना है तो उस दिन 2-3 गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, उससे माहौल जो है उसमें टेंशन हो जाती है। उसके बाद अगर अपोजिशन जो है उसके भी रवैये का हम जायज़ा लें तो वो भी जो है वो धक्कम पेल करती है, बजट दस्तावेज़ात फाड़ फाड़ के प्राइम मिनिस्टर की तरफ फेंकती है। तो मुझे लग ये रहा है कि ना तो जो अपोजिशन है वो प्रॉपर तरीके से पार्लिमानी रवायात के मुताबिक उसने इख्तलाफ राय किया, और ना ही हुकूमत ने एक हुकूमत होने के नाते बिहेव किया है। और ये अजीब व गरीब बात है कि हुकूमत जो है वो बजट इजलास चलाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। बजट इजलास सैटरडे को भी चलता है, लेकिन आज जो कायम मुकाम स्पीकर थे उन्होंने मंडे तक इजलास मुलतवी कर दिया है। तो मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो बजट इजलास में बजट मंजूर करवाने से ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग पे ज़्यादा उसका फोकस है। क्योंकि अगर बजट पेश करने वाले दिन अपोजिशन ने हुकूमत के साथ बदतमीज़ी की, प्राइम मिनिस्टर के साथ बदतमीज़ी की, तो अब जो हुकूमत के वज़रा हैं वो अपोजिशन लीडर और जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबरान हैं वो उनके साथ भी उसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी भी तकरीर में इंटरप्ट करते हैं, उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि हुकूमत के स्टेक्स ज़्यादा हैं, हुकूमत जो है उसने बजट मंजूर करवाना है, तो अगर बजट इजलास नहीं चलेगा तो अपोजिशन को नुकसान कम है, हुकूमत को नुकसान ज़्यादा है। लिहाजा ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट लूज़र जो है विल बी द गवर्नमेंट। अगर आप समझते हैं, क्योंकि एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, दूसरी तरफ ये कोशिशें भी हैं कि बजट पास ना हो। ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मैंगल साहब बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे मिले भी पीपल्स पार्टी का वफ्द जाकर। साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी MQM को ताना दे रहे थे कि आप इस किस्म के बजट को वोट देंगे और बजट नहीं पास होगा तो ज़ाहिर फिर हुकूमत नहीं रह सकती। तो क्या इस बात की कोशिश है अपोजिशन जमातों की तरफ से और मुतहरिक हैं इस हवाले से? देखें, अपोजिशन की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बज़ाहिर कौमी असम्बली के अंदर तो ये मिलजुल के आपको एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर इनका आपस में वो कोऑर्डिनेशन का लेवल मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी वक्त गुजारा और दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं उनके साथ बैकग्राउंड में गुफ्तगू भी करता रहा। तो दोनों जो पार्टियां हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता है मुस्लिम लीग नून के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तौर पर ये फैसला कर चुकी है कि उसने एहतजाज करना है। मुस्लिम लीग नून में 2 तरह की आरा पाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून में जो एक बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत से सीनियर लोग शामिल हैं, वो चाहते हैं कि जून का जो आखिरी हफ्ता है, जून के आखिरी हफ्ते में पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है धरने की कॉल दी जाए।
लेकिन एक जो अक़लीती ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, कुछ संजीदा लोग जो है वो ये समझते हैं कि हमें सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना चाहिए, अभी बाहर एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मेरे साथ आए या ना आए, मैं कोयटा में और पेशावर में जलसे करूंगा और उसके बाद मैंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। कल मौलाना फजलुर रहमान की दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी को बातचीत होने वाली है, तो कल कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। उनका सलाह मशवरे का सिलसिला भी चलेगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनका रब्ता होगा, फजलुर रहमान साहब का बिलावल साहब के साथ भी रब्ता होगा। लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ में कुछ ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। दोनों ये समझ रही है कि शायद ये पार्टी जो है वो मुझे ब्लफ ना कर दे, वो पार्टी इसे ब्लफ ना कर दे। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं अगर उनको कोई यूनाइट कर सकता है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। और इसीलिए आप आजकल मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी की अफवाहें भी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना साहब के हवाले से उनसे सवाल भी हुआ तो वो नैब के और केसेस के हवाले से सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, मुस्तरद किया कि कोई भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या मामला आगे बढ़ सकता है। सख्त रवैया उनकी तरफ से अपनाया गया। आज 3 मरतबा कौमी असम्बली का इजलास शोर शराबे की नज़र हुआ। इजलास की कार्रवाई रोकनी पड़ी। तीसरी मरतबा शुरू होने वाले इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने की। शहबाज शरीफ से डिप्टी स्पीकर ने बजट पर बहस के आगाज़ का कहा तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर से दरख्वास्त की कि MMA के अराकीन को नामूसे सहाबा के मामले पर बात करने का मौका दिया जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक आप बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ तकरीर का आगाज़ नहीं कर सके। असम्बली के माहौल से ऐसा लग रहा था कि ना अपोजिशन बात करना चाह रही है और ना ही हुकूमती अराकीन अपोजिशन को सुनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का खिताब शुरू होते ही अराकीन असम्बली नशिस्तों से खड़े हो गए। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक दिया तो MMA के अराकीन असद महमूद और मौलाना वासे खड़े हो गए, जिस पर शहबाज शरीफ नशिस्त पर बैठ गए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर हाउस इन ऑर्डर का कहते रहे, लेकिन शोर बढ़ता गया। डिप्टी स्पीकर ने नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और रहनुमा पीपल्स पार्टी नाराबानी खर को ऐवान में वीडियो बनाने से रोका। अपोजिशन और कभी हुकूमती अराकीन की जानिब से जुमलेबाजी की जाती। शहबाज शरीफ फ़ौरन नशिस्त पर बैठ जाते। डिप्टी स्पीकर के बार बार कहने पर जब शहबाज शरीफ ने बात शुरू की और कहा कि वो इस शर्त पर तकरीर का आगाज़ कर रहे हैं कि उनके बाद MMA के अराकीन को नामूसे सहाबा के मौजू पर बात करने का मौका दिया जाएगा। हाउस को इन ऑर्डर करवाएं, वगैरह मैं इसमें तकरीर नहीं करूंगा। अब अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, कैमरा इनसे लें। जो भी यहाँ पे वीडियो बना रहा है एहसन इकबाल साहब, ये वीडियो डिलीट करें। आपसे इस बहस का आगाज होगा। उनको मैंने नहीं देना इस टाइम, आपसे मैंने इब्तिदा करानी है जी। आप जो है वो बैठ जाएं, मौका है पूरा, आपका माइक ऑन है, कोई नहीं खड़ा है। ये भी आप अभी बात करें। 28 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। कभी इस तरह नहीं हुआ कि 27 मिनट से एक का नाम पुकारो और तकरीर नहीं करें। चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब बैठ जाएं जी। मेहरबानी करके मैं यहाँ बैठा हूँ, आप हाउस को इन ऑर्डर करवाएं तो फिर मैं बात करूँ। ईवान की कार्रवाई बरोज़ पीर 17 जून 2019 को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। इजलास के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा ऐवान से बाहर आए, मीडिया से बात की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी मीडिया से बात की और इसी मौजू पर बात की। वही गुस्ताखी की बातें की गई, गुस्ताखी मज़हब की बातें की गई। मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल एक बार फिर सामने आई। नून लीग ने माजी, अपने हालात और अपने खिलाफ होने वाली सियासत से कुछ नहीं सीखा। दावे करते हैं कि वो बदल गए हैं, नज़रियाती हो गए हैं, मगर फिर वही हरकत, मज़हब का सियासत में इस्तेमाल करके मुखालिफ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, यही कार्ड नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने भी इस्तेमाल किया, दूसरी जमातों ने इस्तेमाल किया। मज़हब के नाम पर सियासत की गई, नून लीग के खिलाफ मज़हब का इस्तेमाल हुआ। उस वक्त इस्लामाबाद में धरना दिया गया, कुफर के फतवे जारी किए गए, एक वफाकी वजीर को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वज़रा पर हमले हुए, एहसन इकबाल पर गोली चलाई गई, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जूता उछाला गया, मज़हब के नाम पर नफरत की सियासत की गई। उस वक्त इमरान खान जलसों में और मुख्तलिफ तकारीब में मज़हब को बुनियाद बनाकर नून लीग पर साजिश के इल्ज़ामात लगाते रहे, नफरत की सियासत को हवा देते रहे और अब खुद नून लीग वही सब कुछ करने जा रही है, वही सब कुछ जिसका नतीजा नून लीग ने खुद भी भुगता था और कहते थे कि हम इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं रही। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दावा है कि वो प्रोग्रेसिव जमात है, वो कभी मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी की जान को ख़तरे में नहीं डालेंगे, फतवे नहीं जारी करेंगे, गुस्ताखी के इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे। मगर आज पीपल्स पार्टी भी ये कार्ड खेलती दिखाई दी। कई घंटे गुजर गए मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। अपने रहनुमाओं को ना मना किया, ना उनके बयानात से फासला अख्तियार किया।
ये बात सियासी जमातों को समझना होगी। अब अपोजिशन में ये दोनों हैं तो इनको समझना होगी, और बाकी हुकूमती जमातों को भी समझना होगी कि कुफ्र के फतवे, सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल, तौहीन के इल्ज़ामात कभी किसी के काम नहीं आते। ये वो कार्ड है जो पलट कर आता है। इसके नुकसान से कोई नहीं बच पाता, कोई महफूज नहीं रह पाता। वक्ती तौर पर शायद कोई फ़ायदा हो जाता है, मगर मुल्क को नुकसान होता है, मुआशरे का नुकसान होता है, नफरत परवान चढ़ती है, जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। क्योंकि एक दिन अपोजिशन आगे बढ़कर शायद हुकूमत में आ जाए, मगर मुल्क पीछे ही जाएगा। क्योंकि आप फिर जो बोएंगे वो ही काटेंगे। माजी में जो बोया था, हुकूमत में आकर काटा था, अब जो तहरीक इंसाफ ने किया आप उसके खिलाफ वही कर रहे हैं। तो आज आप जो कर रहे हैं वही आपके खिलाफ होगा। आप सब आगे बढ़ते जाएंगे, मुल्क पीछे जाता जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसमें मज़ीद खबरों की बात करें। पाकिस्तान की आला अदलिया के अहम जजेस के खिलाफ भेजे गए हुकूमती रेफरेंसेस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज अहम इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा से मुतालिक रेफरेंसेस के काबिल समात होने या ना होने का जायजा लिया गया। इजलास की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुई और तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। ये इजलास इन कैमरा था, यानी बंद कमरे में होने वाले इस इजलास को कवर करने की इजाज़त नहीं थी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख के अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अली अहमद शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद भी शरीक हुए। जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए। ताहम इस बंद कमरा इजलास की कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई। आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का बंद कमरा था, उस वक्त इजलास हो रहा था, उस वक्त जस्टिस काजी फैज़ ईसा से इज़हार यकजहती के लिए वकला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना दिया हुआ था। माहौल में कशीदगी थी, नारेबाजी भी हुई। अटॉर्नी जनरल बाहर निकले, सहाफ़ियों ने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद कयास रैया होती रही, मगर कोई खबर सामने नहीं आई। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। सर साहब, ज़ाहिर है जो कुछ अंदर हुआ इजलास में वो तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग नहीं है, मगर जो बाहर होता रहा, आपने अटॉर्नी जनरल से बात भी करने की कोशिश की, नहीं उन्होंने बात की, इसकी ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। और ज़ाहिर खबर का इंतज़ार है, आगे क्या होगा ये भी बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कुछ भी आएगा उसके बाद कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, फैसला है। जी हाँ शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो है वो खासा हेक्टिक रहा और असल में एक्शन जो है वकला का एहतजाज और नारेबाजी तो होती रही है, और लेकिन उसमें अहम बात ये थी कि जो कभी वकला तहरीक 2007 में वकला तहरीक के मुखालिफ थे, आज वो सीनियर वकला भी हमने देखा कि एहतजाजी वकला के साथ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में धरना दिए हुए थे। 2 बजे से पहले मंजर कशी ऐसी है कि जब ये सब शुरू होने लगा था तो 2 बजे से कुछ देर पहले तकरीबन 2:55 पर अटर्नी जनरल जो हैं अनवर मंसूर खान वो अपने ऑफिस से निकले। हम वहाँ पहुँचे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़े एनर्जेटिक थे, उन्होंने हमारी कोई बात हमसे नहीं की है। और उनके साथ जो अमला था उसमें 2 एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे और 1 डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, और साथ में जो है वो उनके जो मातहत अमला होता है 2 बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस थे, और उन बॉक्सेस के अंदर कानून की किताबें थीं एक में, और एक बॉक्स जो है वो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो फाइलें थीं। वो लेकर के जब अटॉर्नी जनरल जो है वो पहुँचे जजेस ब्लॉक के पास, क्योंकि नीचे वकला एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो जब जजेस ब्लॉक में दाखिल होने का रास्ता था वहाँ पर दरवाजे बंद मिले, ताले लगे हुए थे उसको, और वहाँ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खड़े रहे और उनके जो साथ दूसरा सारा अमला था तकरीबन 15 मिनट तक वो इंतज़ार करते रहे कि कब जो है वो ब्लॉक का दरवाज़ा खुले और वो अंदर जाएँ। वहाँ पर जो स्पेशल जो एजेंसी है, मुख्तलिफ एक जो एजेंसी है उसका एहलकार जो हैं उन्होंने ढूंढा कि किसके पास चाबी है। तो फिर एक साहब आए जो दाढ़ी वाले थे, उन्होंने जो है वो दरवाज़ा खोला और फिर तकरीबन इस तरह ताख़ीर से अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। और वहाँ पर जो 2 वकला थे वो किसी और चैम्बर्स में चले गए, लेकिन अटॉर्नी जनरल, हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर खान अकेले दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, और इस हवाले से हमें सिर्फ इतना पता लग सका है कि जो हुकूमती शिकायत है वो किस तरह से जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ज़िम्मन में आती है
और उसके ऊपर कार्रवाई किस तरह बढ़ाई जा सकती है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ कानूनी दलाइल हैं वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दिए हैं, जो कि सुन लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है जब अटॉर्नी जनरल 1 घंटे के बाद वापस बाहर निकले हैं तो थोड़े से परेशान भी थे और जो है हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बार बार सवाल मीडिया करता रहा तो उन्होंने झटक दिया और फिर वो अपने कमरे के अंदर चले गए और फिर जब वापसी पे भी वो जजेस के गेट से फिर सुप्रीम कोर्ट से बाहर गए। तो इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल साइड है ये बिल्कुल किसी भी किस्म का जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। और शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि अब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बग़ैर कोई बात भी नहीं की जा सकती। कानूनी सूरत हाल जो है वो ये है। अब ये इंतज़ार है, देखना है कि अदालत जो है वो जो आर्गूमेंट्स दिए हैं और जो शिकायत है उस जो काउंसिल है वो इसका जायज़ा भी ले सकती है। और काउंसिल के ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो कोई फौरी तौर के ऊपर नोटिस करना है, नहीं करना है। हो सकता है मुख्तलिफ इस हवाले से क़यास आराइयाँ हैं कि हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वक्त मांगा हो सकता है कि उनको वहाँ पे सख्त सवालात का सामना करना पड़ा हो सकता है कि वो ये समझें कि हम वापस ले लें शिकायत या ना लें, और ये भी हो सकता है कि जज साहिबान जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं उनका जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचें कि प्रिमा फेशियाई इसमें कुछ केस में जान है, तो फिर वो जो है वो नोटिस अगर जारी होता है तो वो नोटिस जस्टिस काजी फाइज़ा के पास जाएगा। तो इस तरह से जो है पॉसिबल ऑप्शंस है मामला या खबर किस तरह से, और इसी का इंतजार है। जी हाँ, ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं। क़य्यूम सिद्दीकी बहुत शुक्रिया। और ये अब फैसला आला अदलिया के जजेस ने करना है कि क्या फैसला आता है। इनमें से जो भी ऑप्शंस हैं वो फैसला जजेस की तरफ से किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत एक और मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत ने अचानक वफाकी टैक्स मोहतसिब को ओहदे से हटा दिया, मगर अदालत ने बरतरफी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ये मामला अब अदालत में है। अदालत यह फैसला करेगी कि हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी टैक्स मोहतसिब मुश्ताक सुकहरा की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बरतरफी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुश्ताक सुकहरा को हटाने का हुक्म आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। मुश्ताक सुकहरा बहाली के बावजूद आइंदा समाअत तक इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करें। अदालत ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वज़ारत क़ानून को नोटिस जारी कर दिए और फरीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ ये खबरें सामने आई कि हुकूमत ने वफाकी टैक्स मोहतसिब मुश्ताक सुकहरा को उनके ओहदे से हटा दिया। वज़ारत क़ानून ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया। अहम बात यह है कि मुश्ताक सुकहरा की तैनाती 31 अगस्त 2017 को हुई थी और आइनी तौर पर उनके ओहदे की मुद्दत 4 साल की है। इस लिहाज से वो 2021 में अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते, मगर हुकूमत ने उन्हें तकरीबन 2 साल बाद ही हुकूमत में आने के बाद हटा दिया है। इस हवाले से मुश्ताक सुकहरा ने अपनी बरतरफी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइनी तौर पर वफाकी टैक्स मोहतसिब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हटाया जा सकता है, इसलिए मुश्ताक सुकहरा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, उसे कलअदम करार दिया जाए। आज अदालत ने इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। ये मामला इस लिहाज से अहम है कि मुश्ताक सुकहरा साबिक IG पंजाब है, उन पर सानेह मॉडल टाउन में मुलविस होने का इल्ज़ाम है और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ पहले ही हुकूमत में आने के बाद सानेह मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है। एक IG पंजाब की ओहदे से हटाने की वजह भी यही बताई गई कि उन्होंने वज़ीर आज़म के हुक्म पर सानेह मॉडल टाउन में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया था। अब हुकूमत ने अचानक वफाकी टैक्स मोहतसिब को उनके ओहदे से हटा दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ज़ाहिद दिशकोरी से। ज़ाहिद बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, क्या रूल्स और प्रोसीजर थे जिनकी हुकूमत ने मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी की है? ज़ाहिर फैसला अदालत करेगी, क्या रूल्स और प्रोसीजर हैं जो फॉलो नहीं किए हुकूमत ने? शाहजेब, लगता है हुकूमत मुश्ताक सुकहरा केस में शायद मुश्किल में पड़ सकती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन रिफॉर्म एक्ट 2013 है उसको बादिउल नज़र में फॉलो नहीं किया गया है। उसके मुताबिक इसका केस जो है वह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी है कि 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इसके खिलाफ
कंप्लेंट फाइल की थी वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म ने ऑर्डर किया, यहाँ पर कानून और जो कानून की वजारत है, कानून की वजारत ने उनके खिलाफ एक समरी बनाई 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक तो मॉडल टाउन का जो सानिया था उसमें ये मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और साथ ही दूसरा ये था कि इनकी जो तैनाती की गई थी वो कानून के फॉलो नहीं किया गया था। इन 2 बुनियादों पे वो समरी वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई थी। फिर वज़ीर आज़म हाउस की सिफारिश पर दोबारा ऐवान सदर को भेजी गई। ऐवान सदर की अप्रूवल के बाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने इसके नोटिफिकेशन को, जो तैनाती का नोटिफिकेशन था, उसको कालादम करार दे दिया गया वहाँ पर। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो एब एनिशियो यानी कि जो उन्होंने अभी तक 21 महीने गुजारे हैं उनके तमाम आर्डर, जो कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा के केसेस के वो फैसले कर चुके हैं, 2 अरब रुपए की जो रिकवरी है वो हुकूमत को आ सकती है इन फैसलों के नतीजे में। उन केसेस में उनका भी अभी तयन नहीं हो सका कि उनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होगा। और हुकूमत ने बिलखसूस एक क्लाज एक्ट के तहत ये समरी तैयार की थी, जिसके तहत वजारत कानून किसी भी नोटिफिकेशन को कालादम करार दे सकती है जो उसकी तरफ से इशू किया गया हो। लेकिन एक बात अहम है, वो बात यह है कि फेडरल ओम्बुड्समैन टैक्स रिफॉर्म 2013 के मुताबिक इसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, जिसको हुकूमत ने बादी उल नज़र में फॉलो नहीं किया। बहुत शुक्रिया ज़दगिश को इस हवाले से तफसीलात। एक ब्रेक शामिल करते हैं। इतवार का दिन बहुत अहम है, खुशियाँ भी ला सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। चांसेस क्या हैं खुशियों के या फिर गुस्सा आने के? बात करेंगे वसीम अकरम से एक ब्रेक बाद। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को होगा। शिखर धवन जो कि भारतीय ओपनर हैं, कंसिस्टेंट हैं, पिछले मैच में 100 बनाए थे, वो अनफिट हो गए हैं। पाकिस्तान की टीम जाहिर है इनकंसिस्टेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है कि किस तरीके से परफॉर्म करेगी। भारत फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, उसमें बहुत कंसिस्टेंट है। वसीम अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मैनचेस्टर से मौजूद हैं। मैच भी मैनचेस्टर में हो रहा है, उसकी विकेट पाकिस्तान की टीम को करीब से देख रहे हैं। वसीम अकरम साहब बहुत शुक्रिया। वसीम आपको क्या लगता है, इतना कंसिस्टेंट भारत और पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है, चांस है पाकिस्तान जीत जाए? ऑब्वियसली शाहजेब, एज यू नो, जो कि इस टूर्नामेंट में हमने टीमों की फॉर्म देखी है और उससे और उस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी हैं, उसमें डेफिनेटली इंडिया इज द फेवरेट। आई मीन दिल कहता है पाकिस्तान मगर दिमाग कहता है इंडिया, बिकॉज जो उनकी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में नहीं, इससे पहले से वो जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं, देखिए तारीफ करनी चाहिए, यहाँ पे ड्यू है। तो चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो वेस्ट इंडीज है, सो इंडिया की तारीफ बनती है जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं। एग्रेशन, बट कंट्रोल एग्रेशन एंड कॉन्फिडेंट। उनको अपने आप पे, अपनी एबिलिटी पे, अपनी स्किल्स पे, अपने हार्डवर्क पे कॉन्फिडेंस है। दे डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेज, दे डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, और दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी डेंजरस एंड वेरी कंसिस्टेंट। वसीम भाई, पिछले मैच में आपका बड़ा सख्त ओपिनियन था शादाब को ड्रॉप करने पर। आपने ये भी कहा कि ऐसे ही है जैसे शेन वॉर्न को ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप कर दे, आपको समझ में भी नहीं आया कि क्यों ड्रॉप किया है। अब क्या करें, शुएब मलिक को या शादाब को खिलाएं या शाहीन आफरीदी के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? कि ऐसा बॉलर खिलाएं जो बैट कर सकता हो, या ऐसा बैट्समैन खिलाएं जो बॉल कर सकता हो, या स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर हो, हारिस सुहेल को लेके आएं? क्या करें मिडिल ऑर्डर में? आई थिंक स्पेशलिस्ट होने चाहिए। वो बड़ा कम होता है कि बिट्स एंड बॉब प्लेयर होता है वो चल जाए आपके लिए। फॉर इंस्टेंस आपके 10 ओवर जो है वो आपका 5वां बॉलर जो रेगुलर नहीं है, या शोएब मलिक फॉर इंस्टेंस या हफीज, वो 10 ओवर अच्छी बैटिंग के खिलाफ नहीं कर सकते। वो दोनों मिला के एट द मोस्ट 4 से 5 से 6 ओवर कर सकते हैं। अब देखिए, छोटी सी गलती आपको बताता हूं, मैंने ट्वीट भी किया था जो परसों पाकिस्तान का मैच था ऑस्ट्रेलिया से। ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पे आया, ठीक है। अब पूरी दुनिया को पता है जब आप होमवर्क करते हो, जब आप बैठते हो, टीम मीटिंग्स होती हैं, आप डिस्कस करते हो ऑपोजिशन को, तो डिस्कशन क्या, उसकी डिस्कशन क्या बनती थी, बनी होगी या बनती है, या हमारी नजरों में जब हम कोचिंग करते हैं पीएसएल में या बाकी लीग्स में, कि मैक्सवेल अर्ली ऑन अनकंफर्टेबल है पेस के खिलाफ अर्ली ऑन।
तो हमने क्या किया, जब वो बैटिंग करने आया हमने 2-3 ओवर हफीज को करा दिए, उसमें उसने छिक्का भी, चौका भी, छक्का भी, सेट हो गया वो तो स्ट्रेट। उसके 3 ओवर बाद वो शाहीन को लेके आया, उसने आते ही उसको बोल्ड कर दिया। तो ये चीजें तो पहले से प्लान होती है, और कप्तानी जो क्रिकेट में होती है शाहजेब, वो इसलिए सबसे मुश्किल है कि आपने, कप्तान ने अपना डिसीजन, स्प्लिट सेकंड डिसीजन खुद ही करना है। वहां कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यू आर ऑन योर ओन unless until you have good senior players. When I was there, I used to ask Salim Malik a lot, Ijaz Ahmed, Amir Sohail, Saeed, all these guys. और मैं ऐसे बड़े टूर्नामेंट से पहले जावेद भाई को फोन, इमरान भाई को फोन, मैं सबका माइंड पिक करता था। अगर मैं होता तो मैं इनको बिल्कुल ना कहता कि बिकॉज शादाब को ड्रॉप करना का क्या फर्क हुआ। आपने विकेट देखी, हरी है, ठीक है, वहां का आपने एवरेज स्कोर नहीं देखा, 270 280 है समरसेट का उन हरी विकेटों पे। ये पिछले साल का मैं बता रहा हूं तुम्हें। वो हरी ऊपर से नजर आती है, नीचे से ड्राई होती है। उन्होंने भी ठीक है वो एक्सक्यूज का देंगे दिया। मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 खिलाए। ऑस्ट्रेलिया अगर 25 खिलाएगी फास्ट बॉलर, तुम भी क्या 25 खिला लोगे? एक अपनी रीडिंग भी होती है, एक अपना माइंडसेट भी होता है। सो पाकिस्तान टीम को आपके क्वेश्चन का जवाब क्या करना चाहिए? जस्ट गो आउट एंड प्ले ब्रेव क्रिकेट, दलेरी से खेलें, घबराए ना। अगर जैसे हमारे कप्तान या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर हार का ख्याल आपके ज़हन में आ गया, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप हार जाओगे। और वैसे में जो भारत की ज़ाहिर बैटिंग लाइनअप है, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, मगर उसमें जो इस वक्त धवन है 1 फिट हो गए। पिछले मैच में 100 किया था उन्होंने। जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसमें भी कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे थे धवन। पाकिस्तान के खिलाफ रन्स तो 22 बनाए थे, मगर उस प्रेशर में नजर नहीं आ रहे थे जिसपे शर्मा नजर आए, आमिर को विकेट दी, कोहली नजर आए, एक ड्रॉप हुआ, फिर अगली बॉल पे आमिर को विकेट दी। तो आमिर एक फैक्टर साबित हो सकते हैं जब धवन भी ना हो उनकी मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। बिल्कुल, देखें ये भी तो डिबाकल होने लगा था ना। वर्ल्ड कप से पहले आमिर स्क्वाड में नहीं था, फिर लास्ट मिनट पे रखा है। ये चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सोचने की। अब देखिए वो टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेटें ली। उसने क्या किया, हमारे बाकी बॉलर शाहीन बेचारा की लेंथ खराब हुई है, उसको वो लेंथ पे बॉलिंग करनी नहीं आ रही, या पीछे या यहाँ आगे, एंड सेम विद हसन, या पीछे या यहाँ आगे। सो आमिर ने, जब वो आपने वार्नर का बयान भी पढ़ा उसके बाद या सुना भी, ही सेड कि आमिर वाज मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज बॉलिंग इन दैट अनसर्टन एरियाज शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, जहां पे बॉल पड़ के खुद ही कभी अंदर कभी बाहर हो जाता है। हम शॉर्ट कर रहे हैं या फुल कर रहे हैं। अब हमारे 2 यंग बॉलर्स हैं, मैंने ऑल्दो हसन से बात भी की थी, मैं कहा बेटा आपको लेंथ बॉलिंग सीखनी पड़ेगी इंग्लैंड में। यहाँ पे शॉर्ट, यॉर्कर और स्लो बॉल बहुत कम चलेंगे 50 ओवरों में। सो आई थिंक हमारी लेंथ की भी प्रॉब्लम हो रही है। बट यस, आमिर can be a factor. He's in good nick. Usually wicket Old Trafford की अच्छी होती है, फ्लैट होती है। I hope it's a good day. So far जो मैं सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहा है, वेदर फोरकास्ट बता रहे हैं रेन है, बट रेन बात की बात है। पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए पाकिस्तान टीम को कि हमने ये मैच खेलना है। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि जब पीर के दिन आपसे मुलाकात होगी तो पाकिस्तान मैच जीत गया होगा। कल आपसे टाकरा में मुलाकात होगी, पाक भारत टाकरा, उसमें गुफ्तगू करेंगे तफसील। आज के प्रोग्राम में इतना ही।